थर्ड चैप्टर क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू आर मोर सब्सटेंस गिविंग राइज टू प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय अ सर्टेन लॉज। कह रहा है कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं टू आर मोर देन टू सब्सटेंस जो होते हैं, अगर उनका एक साथ कॉम्बिनेशन या रिएक्शन कराया जाता है तो रिएक्शन करने के पश्चात जो एक सर्टेन लॉ फॉलो करते हैं, ये सारे के सारे हमारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो जो एक पर्टिकुलर लॉज फॉलो किए जाते हैं किसी भी एक रिएक्शन द्वारा, केमिकल रिएक्शन द्वारा, उसे ही हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। These law are called law of chemical combination। और इनकी ये जो लॉ है केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले ये जो लॉ है, इन्हें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और ये आपके चार टाइप के हैं, ध्यान दीजिए। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और थर्ड है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और थर्ड है गैलुसैक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? विल स्टडी इन हायर क्लासेस, जिसको हम बाकी ये जो हमारे टर्म, ये तीन क्लासेस जो तीन हमारे लॉ हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गैलुसैक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये जो है हमारे हायर क्लासेस में स्टडी किए जाएंगे। तो ये चीज यहाँ लिख दी गई थी, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं चूंकि ये हेडिंग के टर्म में आ रहा है। तो ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। आपको अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टडी करना है। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो क्या है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। दिस लॉ कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वेज, और इस नियम को हम नीचे फॉलोइंग वेज की तरफ समझ सकते हैं। सिंपली तौर पर हम आपको सोशल एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे मान के चलिए आपके पास 2 लीटर अगर दूध है, तो आप जब दही बनाएंगे तो, या 2 किलो दूध है आपके पास, तो जो दही बनाएंगे क्या वो दही बढ़ जाएगा? नहीं, वो दही भी हमारा 2 किलो ही होगा। तो रिएक्टेंट हमारा दूध अगर 2 किलो का है तो दही भी 2 किलो का ही होगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि रिएक्टेंट से पहले, अगर रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट की जितनी मास होती है, रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका भी मास, दोनों का मास सेम होता है। मान लीजिए ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास रिएक्टेंट का होता है वही टोटल मास प्रोडक्ट का भी होता है। चलिए मैंने मान लिया कि 2 रिएक्टेंट ए और बी मिलकर के क्या बना रहे हैं? ए बी बना रहे हैं। तो ये हमारे रिएक्टेंट हैं, ये हमारे रिएक्टेंट हैं, और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हमने क्या कर लिया? मास ऑफ रिएक्टेंट ए एंड मास ऑफ रिएक्टेंट बी इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट ए बी। तो एम ए बी यानी मास ऑफ ए, एम बी यानी मास ऑफ बी, और एम ए बी यानी मास ऑफ ए बी हमने लिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहां ध्यान देते हैं कि जैसे 2H2 प्लस O2 को कंबाइन किया गया है तो 2H2O बना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 2H2 है, तो हाइड्रोजन के कितने टोटल आपके मॉलिक्यूल है? 4 हैं। और एक हाइड्रोजन का कितना अणु होता है? एक हाइड्रोजन का कितने आपके वेट होती है? तो 2 ग्राम होती है। तो 4 मॉलिक्यूल के कितने ग्राम हो जाएंगे? 4 ग्राम। और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो 16 यूनिट यूनिफाइड मास होता है। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 32। तो 32 और 4 दोनों जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। और हमारा जो वाटर बनेगा, तो वाटर में हमारा 2 मॉलिक्यूल्स बाहर हो गया और 2 एटम्स यहाँ हैं, तो 2 यह और 16 ऑक्सीजन का टोटल 18 और 2 36 हो गया। इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हमने क्या किया है,
हम जो है हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट करने के बाद H2O यानी वाटर बनाता है। अगर हम जब इसे बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के बाद यह 2H2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहां देखेंगे कि हमारे हाइड्रोजन के कुल कितने एटम है, 2 दूनी 4 यानी 2 2 4 है, 4 एटम है। तो 4 एक हाइड्रोजन का एटम कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वेट होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वेट हो जाएगा 2 एटम ऑक्सीजन का यहाँ 2 एटम है, तो एक एटम का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो 2 का 32 हो गया, 32 और 4 36 हो गया। चलिए इसको जरा देख लेते हैं। इसमें 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 एटम के लिए 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 और 2 18 यानी 2 गुणे 18। देखिए इधर भी 36 हो रहा है और उधर भी 36 हो रहा है, तो एटॉमिक मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ प्रोडक्ट। तो सेम सोशल एग्जांपल के तौर पर ऐसे ही आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी दूध से, हम इसको थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, किसी दूध से अगर आप पनीर फाड़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि दूध और पनीर का अलग अलग कॉम्बिनेशन आता है क्या? अगर दूध 2 लीटर का है तो पनीर और प्लस उसका पानी दोनों कंबाइंड होकर के कितने होते हैं, उतने ही होंगे जितना 2 लीटर वो होगा। पानी को और पनीर दोनों का वेट करेंगे तो दूध अगर 2 लीटर का रहा होगा या 2 किलो दूध रहा होगा, तो पनीर और उसका पानी भी मिला करके कितना होगा, 2 किलो ही होगा, वो न तो कम होगा न ही ज्यादा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसी टर्म को फॉलो करती है। चलिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। करा एक रिएक्शन है जिसमें 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम एथेनोइक से। ध्यान दीजिएगा 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम एथेनोइक एसिड से रिएक्शन कर रहा है। तो रिएक्शन करने के बाद बना रहा है सोडियम एथेनोएट, जो बना रहा है प्रोडक्ट वेयर 2.2 ग्राम CO2, 0.9 ग्राम H2O एंड 8.2 ग्राम ऑफ द सोडियम एथेनोएट। तो सोडियम एथेनोएट बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और वाटर टर्म का बना रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके सोल्यूशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब सोल्यूशन हमारा आ गया, सोडियम कार्बोनेट एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये हमारे रिएक्टेंट हो गए, और सोडियम एथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए जो रिएक्टेंट है आपका, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ एथेनोइक एसिड इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम एथेनोएट प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मास ऑफ वाटर, इन तीनों का। यानी रिएक्शन से पहले दूध का जितना वेट होगा उतना ही दही के वेट को हमको बराबर दिखाना है, और ये हो भी जाएगा। चलिए हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में, 5.3 ग्राम। चूंकि लाइट का स्पेस ज्यादा हो जाने की वजह से ऊपर आपको ये टर्म दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacted with 6 gram of ethanoic. The product were 2.2 gram of CO2, 0.9 gram of H2O and 8.2 gram of sodium ethanoate. So, so that these observations are all in agreement with the law of conservation of mass. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए सोडियम कार्बोनेट का वेट हमारा 5.3 ग्राम दिया है, एथेनोइक एसिड का कितना दिया है 6 ग्राम, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया 11.3 ग्राम। अगर इसका वेट हमारे प्रोडक्ट के वेट के बराबर हो गया, सोडियम एथेनोएट हमारा कितना दिया है, सोडियम एथेनोएट 8.2 ग्राम दिया है, आपका वाटर कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 दिया है, और वाटर आपका 0.9 ग्राम दिया है। जब इन तीनों को कंबाइन किए हैं तो ये भी कितना आया है 11.3 ग्राम। तो रिएक्टेंट भी 11.3 ग्राम है और प्रोडक्ट भी हमारा 11.3 ग्राम है। तो इसका मतलब रिएक्शन के बाद LHS और RHS दोनों सेम हो गए। तो इसका मतलब रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का वेट और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है उसका वेट, दोनों का वेट क्या है, सेम है, दोनों का मास सेम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेकंड लॉ की, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a pure compound always contain the same element combined together in the same proportion by mass irrespective in fact.
फ्रॉम वेयर द सैंपल हैज बीन टेकन, फ्रॉम द विच प्रोसीजर हैड बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस। सिंपल सी बात इसको समझिए, कहीं भी किसी भी कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहा है तो कंपाउंड को फॉर्मेशन में जो हमारे एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं उनका प्रोपोर्शन कभी भी चेंज नहीं होता है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए वाटर है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से और बेटर आपको समझ में आएगा। वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है, जिसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है और 2 ग्राम क्या होता है, हाइड्रोजन, तो दोनों मिला करके बनते हैं। इनका जब हम टर्म निकालेंगे तो ये कितने के टर्म में आएंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 1:8 का आएगा कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि H2O की अगर हम बात करते हैं तो H2O में हमारा हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है, 16। तो इनके बीच का अगर हमें रेशियो निकालना है तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 होता है, तो 1/8 आएगा क्या। तो ये कितने ग्राम पानी की बात है। अगर आप कितने ग्राम, 18 ग्राम पानी बना रहे हैं तो उसमें कितना ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए 2 ग्राम और ऑक्सीजन कितना चाहिए 16 ग्राम। तब तो आपका 18 ग्राम पानी बनेगा। अगर 9 ग्राम पानी बनाना है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए 1 और ऑक्सीजन कितने के कम चाहिए 8, तो आपका कितना ग्राम पानी बनेगा 9। ऐसे ही अगर 36 ग्राम अगर आपको वाटर बनाना है, 36 ग्राम पानी बनाना है तो 32 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और 4 ग्राम हाइड्रोजन, यानी 4/32 होगा, 4/32 होगा, 4/32 होगा। 4/32 का भी रेशियो निकालेंगे तो देखिए दोनों का रेशियो कितना आया है 1:8 और इसका भी 1/8 आया है। 1/8 को 1:8 लिखा जा सकता है, इसको हम 1:8 लिख सकते हैं। तो इसका देखिए प्रोपोर्शन क्या है, सेम है क्या, 1:8। हमने 18 ग्राम पानी बनाया तो भी 1:8 आया है, 36 ग्राम पानी बनाया तो भी 1:8 आया है और 9 ग्राम पानी बनाएंगे तो भी हमारा रेशियो कितना आएगा 1:8 आएगा। इसका सेंस ये है कि ए प्योर कंपाउंड, किसी भी प्योर कंपाउंड इज ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। किसी भी प्योर कंपाउंड के जो एलिमेंट होते हैं वो सेम एलिमेंट अगर कंपाउंड हो रहे हैं देन इन द सेम प्रोपोर्शन, तो वो सेम प्रोपोर्शन में ही कंबाइंड होंगे और इसे ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है। जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा। चलिए आज आपने देखा कि 18 ग्राम वाटर भी बनाए हैं तो भी 1:8 का आएगा, 36 ग्राम बनाए हैं तो भी 1:8 का आएगा, और आप इससे रिलेटेड 180 ग्राम का भी बनाएंगे तो उसका रेशियो कितना आएगा 1:80 आएगा। उसका प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा, चाहे पानी आप थोड़ा बनाइए चाहे बहुत ज्यादा, आपका प्रोपोर्शन हमेशा 1:8 ही रखना पड़ेगा। थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट जो कंपोजिशन का लॉ हम लोगों ने पिछले टर्मों में पढ़ा है, उसको एक्सप्लेन किया। उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी देती है। तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। हमारे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, मैटर हैं, वो सारे के सारे मैटर एक छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर के, बहुत छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम जो होते हैं डिवाइड नहीं किए जा सकते। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एटम है न तो उन्हें क्रिएट किया जा सकता है और न ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम आर वेरियस काइंड, कह रहा है कि एटम्स बहुत तरह के होते हैं। देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम आर एज आर एलिमेंट, कह रहा है कि उनमें से बहुत सारे एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होते हैं। जितने जितने एलिमेंट है उनके एटम भी अलग अलग होते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 118 एलिमेंट हैं, उनके एटम्स अलग अलग हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल कंपोजिशन, कह रहा है कि अलग अलग एलिमेंट के मासेस अलग अलग होते हैं, उनकी साइज अलग अलग होती है और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। डाल्टन की थ्योरी बहुत दिनों तक चली, लेकिन डाल्टन की यह जो थ्योरी थी इसके कुछ डिमेरिट थे।
जैसे बाद में हमारे जब आइसोबार्स और आइसोटोप्स निकाले गए, अभी जो कि हम लोगों को आगे पढ़ना है, तो उसमें इनकी यह थ्योरी कि अलग अलग एटम्स के जो मास होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यह थ्योरी उनकी फेल की गई। यह पास्टुलेट उनका गलत पाया गया और पाया यह गया कि अलग अलग एटम्स के मास भी सेम हो सकते हैं और सेम एटम के अलग अलग मास भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं एटम के बारे में। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, an atom is the smallest particle of element which take part in a chemical reaction such that during the chemical reaction an atom maintain its identity throughout the chemical or physical changes। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एन एटम, जो एक एटम होता है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर कोई होता है तो उसे एटम कहते हैं। विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्ट लेता है। केमिकल रिएक्शन में एटम ही पार्ट लेते हैं। सच दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के दौरान इट एटम मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, वह अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है थ्रू आउट द केमिकल और फिजिकल चेंजेस, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंजेस हो। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि एटम्स जो हैं हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइंड होकर के वाटर बनाते हैं और मान लीजिए उनका स्टेट जो है सॉलिड है और वो सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे तो उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन इनके एटम ही करते हैं। उनकी फिजिकल और केमिकल चेंजेस में कोई आइडेंटिटी उनकी चेंज नहीं होती। अगर हाइड्रोजन की आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी बनी ही रहेगी। एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड हेंस कैन नॉट सीन इवन थ्रू द वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं और इन्हें ऐसे ही प्राय नहीं देखा जा सकता, पावरफुल माइक्रोस्कोप, इन्हें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। एटॉमिक रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम इन हाइड्रोजन, कह रहा है सबसे एटॉमिक अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटा जो इस हाइड्रोजन एटम का सबसे छोटा जो रेडियस टर्म होता है 0.37 × 10⁻⁻10 मीटर यानी 0.37 नैनोमीटर माना गया है। अब समझ जाइए कि एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। अब इतने छोटे एटम्स के पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल हाइड्रोजन का होता है, उसकी रेडियसिटी दी गई है। अब बात करते हैं IUPAC, इट मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के सिंबल क्या है वो आपको यहां दिखाए गए हैं। जैसे एल्युमिनियम एलिमेंट का सिंबल क्या है, उसका एटम हम कैसे दिखाएंगे, Al से दिखाएंगे। आर्गन एलिमेंट का एटम हम कैसे दिखाएंगे, Ar से दिखाएंगे, आर्गन का है। बेरियम का Ba से दिखाएंगे, कैल्शियम का Ca से, कार्बन का C से, क्लोरीन का C⁻L से, C⁻L क्लोरीन का, कोबाल्ट का C⁻O से, यह जो है कोबाल्ट है C⁻O, कॉपर का Cu से, फ्लोरीन का F से, गोल्ड का Au से, हाइड्रोजन का H से, आयोडीन का I से, आयरन का Fe से, लेड का Pb से, नाइट्रोजन का N से, ऑक्सीजन का O से, पोटेशियम का K से, सिलिकॉन का Si से, सिल्वर का Ag से, सल्फर का S से और जिंक का Zn से शो किया जाता है। एटॉमिक मास के बारे में, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एटम का जो मास होता है उस एलिमेंट को हम क्या करते हैं, एलिमेंट के एटम के मास को हम एलिमेंट का एटॉमिक मास कहा जाता है। अब हम इन 1961 की अगर हम बात करते हैं तो IUPAC हैव एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट। तो 1961 में IUPAC ने एटॉमिक मास यूनिट को एक्सेप्ट किया था। इट एक्सप्रेस्ड बाय U। तो अगर कहीं आपको U दिखेगा, स्मॉल u, जिसे यूनिफाइड मास इस समय कहा जा रहा है, फर्स्ट टाइम में जब ये था तो इसे AMU से रिप्रेजेंट किया जाता था, AMU, लेकिन अब इसे शॉर्ट में कर दिया गया है, U से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, U फॉर यूनिफाइड मास। और यूनिफाइड मास अगर कभी भी आपको किसी भी एटम का एटॉमिक मास दिखाना है तो उसकी यूनिट आप क्या लिखेंगे, स्मॉल u, और स्मॉल u का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट एंड कंपाउंड,
किसी भी एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो या एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, इन सब टर्म के लिए बात की गई है। एटॉमिक मास यूनिट, द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एन एटम्स ऑफ कार्बन 12। कह रहा है कि एटॉमिक मास यूनिट को अगर आपको डिफाइन करना है तो कार्बन 12 का 1/12 किसी भी एटम का एटॉमिक मास होता है। चलिए इसको समझते हैं। एक एमयू या 1U बराबर होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन ऑफ एटम कार्बन 12। इसका मतलब कार्बन 12 का जब आप उसे 12 से 12 क्या करेंगे कि आप कार्बन 12 का एटॉमिक मास निकालेंगे और कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास निकालेंगे उसे 12 से जब डिवाइड करेंगे ना तो जो आएगा वह एक यूनिफाइड मास के बराबर होगा। 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए यहाँ हाइड्रोजन का एक एटम है, तो हाइड्रोजन का एक एटम जो है वो बराबर है 1/12 कार्बन 12 के। कार्बन 12 का एटॉमिक मास निकाल करके जब 12 के इक्वल करेंगे तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एक एटम ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन का एक एटम है और यहाँ देखिए 14 इंटू ये दिया है 14, तो 1/12 का कार्बन 12 का इंटू 1 यूनिफाइड इंटू 14 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये एटॉमिक मास N इज इक्वल टू 12U और इसका एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये निकाला गया है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। एक्चुअल आपका रिप्रेजेंटेशन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट यहाँ निकाल करके रखा गया है अलग अलग एलिमेंट का। फिलहाल मैंने यहाँ 10 एलिमेंट के एटॉमिक मास यूनिट निकलवाई है, एटॉमिक मास दिया गया है यहाँ 10 एलिमेंट के। आपको टोटल 30 एलिमेंट के एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए ताकि आप क्लास 10th तक आसानी से किसी भी क्वेश्चन को जो कि एटॉमिक मास से रिलेटेड हो उसे कर सकें। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिफाइड मास होता है, 1U होता है। हीलियम का 4U होता है, लिथियम का 7U होता है, बेरिलियम का 9U होता है, बोरान का 11U होता है, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सिलिकॉन का 28 और आयरन का 56। इसको आप 30 तक भी रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि ध्यान से आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का अगर हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग में चला जाएगा। ऐसे ही हीलियम का अगर बात करेंगे तो हीलियम में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हीलियम दूसरे नंबर पर आता है, उसका एटॉमिक नंबर 2, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारे आपके एवरेज वैल्यू हैं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। एटॉमिक मास की जो एक्यूरेट वैल्यू है ये नहीं है, इसे एवरेज वैल्यू कहा गया है। ये एटॉमिक मास का एवरेज लेकर के लिया गया है। अब बात करते हैं हाउ डू एटम एग्जिस्ट, कोई भी एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, इनके बारे में बात होती है। एटम ऑफ द मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं रहते, वो किसी न किसी एलिमेंट से कंबाइंड रहते हैं। ओनली द एटम्स नोबल गैस, सिर्फ नोबल गैस की अगर हम बात करते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये हमारे नोबल गैस हैं। ये जो नोबल गैस है इनका जो एटॉमिक अगर हम बात करते हैं, यही एटम्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसका सेंस यह है कि अगर हम हीलियम गैस को यहाँ छोड़ देंगे तो वो किसी भी अनदर गैस के साथ या अनदर टर्म के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन वहीं आप अगर हाइड्रोजन गैस को यहाँ रिलीज करते हैं तो अगर यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है तो उसके साथ कंबाइंड होकर के वो क्या बना देगा, वाटर बना देगा। Atoms of all other element combined together form molecules or ion। करा एटम्स ऑल टुगेदर ऑफ द एलिमेंट, करा के एलिमेंट के अलग अलग जो एटम्स होते हैं, ऑल एटम्स होते हैं, वो कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल्स नहीं तो आयंस फॉर्म करते हैं। बहुत सारे एटम्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स और आयन बनाते हैं। ऐसे देख लीजिए कि एटम हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम 2 टर्म में बटेगा, आयन एंड मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जब बना लेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। और आयन जो होते हैं, आयन 2 तरह के होते हैं, एक कटायन होता है और दूसरा
एनायन होता है। कटायन वे होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और एनायन वे होते हैं जो नेगेटिव चार्ज को रखते हैं। बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। A molecule is a group of 2 or more atom which chemically bonded with each other। दो या दो से ज्यादा अगर एटम्स एक साथ अगर केमिकली क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो वो एटम की बॉन्डिंग ही क्या कहलाती है, मॉलिक्यूल कहलाती है। दो या दो से ज्यादा एटम हमारे होने चाहिए। A molecule is the smallest particle of matter except element which is capable of an independent existence and show the all properties of that substance। जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे इस मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट को छोड़ करके। which is capable of an independent existence, वो कैपेबल होते हैं, वो योग्य होते हैं कि वो नेचुरली तौर पर इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, उन्हें किसी के साथ कंबाइंड होने की जरूरत नहीं है। एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रॉपर्टीज, सारे प्रॉपर्टीज, सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। एग्जांपल के तौर पर ऐसे देखिए कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर। H2O, H2O आपका जो है H2O की अगर हम बात करते हैं तो यहां जो आपका H2O है वाटर है, तो वाटर में आपके दो टर्म है, वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर, तो वाटर की स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। विच शो द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो कि वाटर की सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अ मॉलिक्यूल में हैव एटम ऑफ सम आर डिफरेंट एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन दिस। कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत सारे एटम्स को अचीव रख सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट, और वो डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट भी, एटम भी हो सकते हैं या एलिमेंट को हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दिस, या डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज इनटू द टू कैटेगरी, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग एटम ऑफ द सम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट। ऐसे होमो एटॉमिक एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनमें सेम एलिमेंट मिलकर के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के एटम मिलकर के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपका जैसे O2 है, तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स है ना, दो एटम आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाए हैं। O2 जो है, O2 की अगर हम बात करते हैं तो O2 में आपके दो ऑक्सीजन हैं और दो ऑक्सीजन एटम एक साथ कंबाइंड होकर के O2 को फॉर्म किए हैं। तो ये क्या है, देखिए इनके एटम्स क्या है, सेम है कि नहीं है। नाइट्रोजन में दो एटम आप करके मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाए हैं, ऑक्सीजन के तीन एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाए हैं। तो ऐसे को हम कौन सा एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऐसे ही हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड जो होते हैं, हेट्रो में दोनों अलग अलग होते हैं। आपका देखिए हेट्रो की अगर हम बात करते हैं तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक हाइड्रोजन होता है तो दूसरा ऑक्सीजन। देखिए दोनों अलग अलग एलिमेंट है कि नहीं है, सेम एलिमेंट है नहीं, तो ये क्या है, इनको बोलेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का सेंस यहां हो गया कि ये जो एलिमेंट है वो हेट्रो है, इसका मतलब डिफरेंट है, सेम नहीं है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, कुछ कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसे हमारा वाटर है, वाटर में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, कौन कौन से एलिमेंट आपके वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो H2O होगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट कंबाइंड है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे ही अमोनिया है NH3, तो इसमें कौन कौन सा है, N नाइट्रोजन और H हाइड्रोजन। ऐसे ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है हमारे, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है आपके, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है, मेथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन है, एथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन है, NaCl में सोडियम एंड क्लोरीन है, CuO में कॉपर एंड ऑक्सीजन है। तो ये कुछ कंपाउंड दे रखे थे जिनके एलिमेंट के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं एटॉमिसिटी के बारे में। एटॉमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। कोई भी नंबर, वो नंबर ऑफ एटम्स, एक मॉलिक्यूल एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं,
एटॉमिसिटी बोला जाता है। ऐसे आप समझिए कि नेचर में अगर कहीं अकेले हाइड्रोजन होगा, अगर अकेले हाइड्रोजन होगा तो क्या हाइड्रोजन अकेले होगा? नहीं, क्योंकि वो हमेशा एक और हाइड्रोजन के साथ होगा। अगर कहीं आपको रिएक्शन कराना है तो आप रिएक्शन के साथ H और O लिख करके रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं होता, क्योंकि उसकी वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लेने के लिए डाई एटॉमिक होना इसको जरूरी है। यानी इसके कितने एटम होने चाहिए? 2। और ऑक्सीजन के भी कितने होने चाहिए? 2। तभी ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। रीजन यह है कि यह नेचर में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? डाई होती है, यानी 2 होती है। आर्गन अकेले होता है, देखिए इसको मोनो एटॉमिक पढ़ते हैं। हीलियम अकेले होता है, ये मोनो एटॉमिक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो इसका डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन 2 है तो ये भी डाई एटॉमिक है। फास्फोरस 4 है तो 4 को टेट्रा पढ़ते हैं। ओजोन में देखिए कितने एटम है? 3 है तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो गई तो ये टेट्रा एटॉमिक है। सल्फर 8 है, फास्फोरस 4 है तो ये टेट्रा लिखा गया। और सल्फर का 8 है तो ये पॉली हो गया। 5 से ऊपर अगर होता है तो उसे पॉली एटॉमिक बोल दिया जाता है। इसका सेंस ये है, ये क्यों यूज किया जाता है, इसकी एटॉमिसिटी को आपको जरा समझना होगा। इसको ये ऐसे यूज किया जाएगा, मान लीजिए अगर कहीं हीलियम रिएक्शन कर रहा है किसी टर्म के साथ, वैसे ये करता नहीं है लेकिन अगर करता है तो हम उसे कैसे लिखेंगे? ऐसे H लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको कहीं कोई कह दे ऑक्सीजन लिखने को, किसी ने आपको कह दिया ऑक्सीजन लिख के दिखाइए आप, तो आप जब ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन, तो जब आप ऑक्सीजन लिखेंगे तो वो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल फार्मूला की। केमिकल फार्मूला इट इज द सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल की हेल्प ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। यानी किसी भी कंपाउंड को, अगर मान लीजिए यहाँ एक हमारे पास कंपाउंड है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो इस कंपाउंड को यूज करने के लिए जिसका नाम लिया गया, वो जिस टर्म को सिंबल को प्रेजेंट करने के लिए लिया गया, ये क्या है? उसका केमिकल फार्मूला है। किसका? वाटर का। तो वाटर का ये केमिकल फार्मूला हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? द वैलेंसीज आर चार्ज एंड आयन मस्ट बैलेंस। तो केमिकल फार्मूला में जो बैलेंसी होती है या चार्ज ऑफ आयन होते हैं वो क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल, किसी मेटल का कंपाउंड जब फॉर्म होता है, एंड नॉन मेटल का सिंबल ऑफ द मेटल कम फर्स्ट, तो उसके मेटल्स या टर्म सिंबल्स जो होते हैं ना पहले वो आते हैं। जैसे यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। तो यहाँ अगर हम कंपाउंड बता रहे हैं तो कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल के हैं उनके कॉम्बिनेशन, Ca यहाँ क्या है? मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। कॉपर मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर के कंपोजिशन कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। व्हेन अ पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज्ड, जब पॉलीएटॉमिक आयंस यानी जैसे सल्फर हो गया या उससे मेटल हो गए, द आयंस आर इनक्लोज्ड द ब्रैकेट बिफोर द राइटिंग द नंबर शोज दैट, जैसे पॉलीएटॉमिक हो गया। पॉलीएटॉमिक का सेंस यहाँ देखिए, एक कैल्शियम हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया और दूसरा हाइड्रोजन हो गया, 2 से ज्यादा हो गए ना, तो ये पॉलीएटॉमिक में चले जाएंगे। तो ऐसे टर्म के लिए जब हमें लिखना होगा तो हम ब्रैकेट के बाहर इसे 2 को लिख देते हैं। ये कॉम्बिनेशन जैसे ही, इसके लिए क्या किया गया है कि मैंने कंपाउंड फार्मिंग नाम से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। आपको वहां कंपाउंड के फार्मिंग के सारे रूल बेहद आसान और भाषा में वहां सिखाए गए हैं। चूंकि यह वीडियो ज्यादा अधिक लंबा ना हो सके, बच्चे शॉर्ट वीडियो को ही पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट बनाने के लिए इसके ज्यादा कंपाउंड फार्मेशन के बारे में बात नहीं की है। लेकिन आप वीडियो पर जाइए और वहां जाकर के कंपाउंड फार्मिंग नाम से एक पहले से वीडियो अपलोडेड है, आप जब उसे पढ़ेंगे तो आसानी से किसी भी कंपाउंड को बनाने में आपको हेल्प मिल जाएगी। सारा जितना भी कंपाउंड होता है, चाहे वो पॉलीएटॉमिक हो, मोनोएटॉमिक का हो, डाईएटॉमिक का हो, चाहे वो किसी भी वैलेंसी का हो, आयंस का हो, सारे कंपाउंड फार्मिंग आपको वहां सिखाए गए हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। किसी भी कंपाउंड के एटॉमिक मासेस का सम जो होता है ऑफ ऑल द एटम्स, जितने एटम्स होते हैं इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास का सम ही
मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे यहां ध्यान दीजिए H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो यहां हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 इंटू और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अब प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, यहां देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और इसके 2 एटम है तो 2 के लिए 2 हो गया। अब 1 ऑक्सीजन कितने एटम है यहाँ 1 और एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितने हो गए 18। तो ये 18 इसका एटॉमिक मास हो गया। इसे ही मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है या केमिकल फार्मूला मास कहा जाता है। बात करते हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होता है? द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। किसी भी आयन की वैलेंसी की अगर हम बात करते हैं तो उस आयन के ऊपर जितना भी चार्ज होता है उसे हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा होगा अमोनियम के ऊपर अगर यह कटायन है अगर आपकी बात करते हैं तो इसके पे कितना आयन है 1। ऐसे ही अगर आप ध्यान देंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना है 2, कैल्शियम के ऊपर कितना है 2। तो ये आपके जितने भी आयंस के ऊपर उसके चार्ज होते हैं उन्हें उनकी क्या कही जाती है वैलेंसी हम कहते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉमनली कॉल्ड वैलेंसी, या अनदर टर्म में अगर आप कह सकते हैं इसे तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट की कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है उसे ही हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए अगर आपकी बात करते हैं तो जिंकेट की कैपेसिटी 2 होती है, ऑक्साइड की कैपेसिटी भी 2 होती है, कार्बोनेट की कैपेसिटी 2 होती है और वहीं पोटेशियम की कैपेसिटी 1 होती है। तो कंबाइनिंग करने की जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है जिस एलिमेंट की या जिस कंपाउंड की या जिस आयन की, वही उसे हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। आप ये दोनों के दोनों में से किसी एक डेफिनेशन को राइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। वैलेंसी वेरिएबल भी होती है। इट हैज बीन फाउंड दैट सर्टेन मेटल एक्सिबिट मोर देन 1 वैलेंसी। करेक्ट, कुछ ही ऐसे एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपकी वैलेंसी एग्जिबिट करती है, यानी एक वैलेंसी के अलावा दूसरा भी होता है। द रीजन फॉर द एबव बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। करा कि अगर इसके पीछे रीजन के जाएंगे तो यह इस बुक के स्कोप के बाहर है। आगे जब आप पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे यानी 10th 11th 12th में जब जाएंगे, 10th नहीं 12th 11th 12th में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। However, in such a situation, we can say that a given metal exhibits a variable वैलेंसी। किसी एक पर्टिकुलर टर्म के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। एग्जांपल, आयरन मेटल एग्जिबिट द 2 वैलेंसीज 2+ and 3+। आयरन मेटल की 2 वैलेंसी होती है, एक 2+ भी होती है और एक 3+ भी होती है। तो आयरन की यह 2 वैलेंसी है। अब 2 वैलेंसी को अगर हम बात करते हैं इस टर्म के लिए तो इफ एन एलिमेंट एग्जिबिट 2 डिफरेंट पॉजिटिव वैलेंसी देन द सफिक्स OUS। अगर कोई भी टर्म 2 वैलेंसी को शो करता है तो उसके नेम में फर्स्ट में क्या लगाएंगे OUS और सेकंड के लिए क्या लगाएंगे IC। फर्स्ट वैलेंसी यानी 2 वैलेंसी कर लेंगे तो क्या लगाएंगे OUS और 3 वैलेंसी 3+ लेंगे तो क्या लेंगे IC। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आयरन को लैटिन नेम फेरम है तो फेरम में M हटा करके हम इसके साथ क्या 2+ और 3+ के लिए M हटा करके हम क्या यूज कर देते हैं फेरस यूज कर देते हैं और 3+ के लिए क्या यूज करते हैं फेरिक। देखिए फेरम में से UM आपका हट गया है और FeRr के बाद UM आपका हट गया है और उसके साथ क्या लग गया है OUS। किस वैलेंसी के लिए 2 वैलेंसी के लिए, और 3 वैलेंसी के लिए क्या लग जाएगा IC। ऐसे ही मर्क्यूरस की बात करते हैं। मरकरी, देखिए यहां लिखा हुआ मर्क्यूरस, यहां वैलेंसी 1 है तो मर्क्यूरस है और यहां देखिएगा वैलेंसी इसकी 2 है तो क्या पढ़ा गया है मर्क्यूरिक पढ़ा गया है। देखिए लास्ट में IC जुड़ गया है कि नहीं। तो अगर 2 वैलेंसी शो करने वाले ऐसे कोई टर्म होते हैं तो फर्स्ट के लिए हम यूज करते हैं OUS और अगर सेकंड कोई वैलेंसी वेरिएबल की शो करती है तो उसके लिए आप लास्ट में क्या लगा देते हैं IC लगा देते हैं सफिक्स के तौर पर। अब बात करते हैं रेडिकल के बारे में। रेडिकल क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सम डेफिनिट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं जिनका एक पॉजिटिव अथवा नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं रेडिकल कहते हैं। जो जिनके पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव रेडिकल कहलाते हैं, जिनके नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव रेडिकल्स कहलाते हैं।
पॉजिटिव चार्ज वाले बेसिक रेडिकल में आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले एसिड रेडिकल में आ जाते हैं। इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां कुछ टर्म्स दिए गए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो है कंपाउंड फार्मिंग, एक जो कंपाउंड जो फार्म करने की यह छोटी सी प्रोसेस सिखाई जा रही है। रीजन यह है कि सिलेबस में आपके छोटे तौर पर दिया हुआ है, लेकिन पहले से ही और इस चैनल पर एक पहले से ही कंपाउंड फार्मिंग का डिटेल्ड वीडियो डाला गया है, जिसमें सिर्फ यहाँ अभी तो आप मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट के बारे में देख रहे हैं, मोनो एनायन और डाइवैलेंट एनायन के बारे में देख रहे हैं। लेकिन अब वहां वीडियो में जाएंगे तो आपको ट्राई भी मिलेगा और टेट्रा भी मिलेगा और पॉली भी मिलेगा, यानी पेंटा तक के जितने भी आपके टर्म्स होते हैं, टेट्रा तक के, टेट्रा एनायन तक के, टेट्रावैलेंट के जितने भी टर्म्स हैं आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो आप वहां जाकर के कंपाउंड फार्मिंग को डिटेल में सीख सकते हैं। यहां बस शॉर्ट तौर पर आपको इंट्रो दिया जा रहा है। देखिए यहाँ मोनोवैलेंट कैटायन है और यहाँ मोनोवैलेंट एनायन है। एक हमारा पॉजिटिव वैलेंसी का है और एक नेगेटिव वैलेंसी का है, ऐसे याद रखिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ही कंबाइंड होते हैं तो चार्ज डेवलप होता है। तो अब जब हम इसके लिए कंपाउंड फार्मिंग करेंगे तो अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग वैलेंसी दे रखी है। जैसे सोडियम का दे रखा है Na+, पोटेशियम का K+, यानी A+ दे रखा है, Q+ का Cu+ दे रखा है, अर्जेंटेनस का Ag+ दे रखा है। तो ये मोनो है। मोनो क्यों है? क्योंकि इन पे कितना प्लस है? 1। डाइवैलेंट कैटायन क्यों है? कैटायन क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और डाइवैलेंट क्यों है? क्योंकि इनकी वैलेंसी कितनी है? डाई है यानी 2 है, 2 वैलेंसी वाले ये डाइवैलेंट कहलाते हैं। तो ये डाइवैलेंट कैटायन और डाइवैलेंट एनायन है। अब इनसे कंपाउंड फार्मिंग हम आपको सिखा रहे हैं। जब भी आप कंपाउंड की फार्मिंग करेंगे, जब भी कंपाउंड बनाएंगे आयंस की हेल्प से या इनके जो भी कंपाउंड्स आपके दिए हुए हैं इनकी हेल्प से, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंबल, और उसके बाद क्या लिखेंगे? वैलेंसी। सिंबल आपका हमने हाइड्रोजन लिया है, एक पॉजिटिव वैलेंसी लिया है और एक को लिया है नेगेटिव का। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव वाले में हमने लिया है H को, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है, तो 1 लिखा। और S सल्फाइड की अगर हम बात करते हैं तो सल्फाइड की वैलेंसी कितनी है आपकी? 2 है, तो उसकी वैलेंसी उसके सामने लिखा। क्रॉस कराते हैं, जैसे ही हम क्रॉस कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? H2। देखिए H के साथ 2, H2 S1, H2 S1। इसी को हम S1 को, चूंकि 1 को लिखा नहीं जाता है, तो H2S लिखेंगे और ये क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ेंगे। ऐसे ही देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की वैलेंसी को बात करते हैं, ऑक्सीजन की, तो कार्बन का आपका 4 होता है, कार्बन का आपका माइनस में नहीं लिखा हुआ है, आप कार्बन का 4+ में होगा, कार्बाइड होगा। नहीं है तो आप जान लीजिए कार्बन का 4+ होता है, ये कार्बाइड है। वीडियो नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड वीडियो बनाया गया है उसमें कार्बन के सारे टर्म्स को समझाया गया है। तो यहाँ 4 है और ऑक्सीजन का कितना है? 2 है। ऑक्सीजन का आपका यहाँ देखिए वैलेंसी 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ कार्बन का 4 और ऑक्सीजन का 2, तो ये C2O4 हो जाएगा। और दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 2 कॉमन है, दोनों से 2 हट गया तो CO2 बन गया। इसे क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन का भी वैलेंसी क्या है? 1 है, तो इसे हम HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हैं। ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन यहाँ 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो ये CCl4 बनाता है। 1 को राइट नहीं करते तो ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ऐसे ही मैग्नीशियम और क्लोराइड का रिएक्शन कराया गया, तो ध्यान दीजिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी ली गई है? 2। आप देखिए यहाँ मैग्नीशियम आपका यहाँ होना चाहिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2 है, तो हमने मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी लिख दी और क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी लिख दी। दोनों को क्या किया? क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद हमारा बना Mg1Cl2। 1 को लिखते नहीं है तो MgCl2 हो गया, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया गया है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया है। तो ये आपके कंपाउंड है। मोलर मास क्या होता है? द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इज द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल में जो भी मास होता है उसे ही उसका हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। It is equal to the 6.022 into 10 to the power 23 atoms of the element substance। करा है यहाँ पर जो टर्म दिए हुए हैं, तो यहाँ हमारा जो इक्वल होता है, ये कितने टर्म के इक्वल होता है? 6.022 into 10 to the power 23, या 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स के इक्वल होता है। यानी अगर किसी भी टर्म के 0.022 into 10 to the power 23 एटम्स का जो मास हम लेंगे वो कितने मोल के बराबर होगा? 1 मोल के
बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ये होता है 1 यूनिफाइड मास। 1 यूनिफाइड मास को हम क्या बोलेंगे? इसका मोलर मास में हम क्या लेंगे? 1 ग्राम पर मोल। इसका हम टर्म लेंगे 1 ग्राम पर मोल लेंगे। अब बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। आप नॉर्मली तौर पर 30 तक पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट है उनका डबल कर देंगे तो उनका एटॉमिक मास आपको पता चल जाएगा। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 का डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 14। नियर अबाउट में ये वैल्यू आती है, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ 30 तक के एलिमेंट ही इसको टर्म को फॉलो करते हैं, उसके बाद ये फॉलो नहीं करते। ये सिर्फ वो भी ये एवरेज वैल्यू मानी जाती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो अगर हम इसका मोलर मास लिखेंगे तो मोलर मास लिखने के लिए क्या कर देंगे? बस इसके सामने क्या लगा देंगे? ग्राम पर मोल। ऐसे ही मोलर मास ऑफ यस8 का मोलर मास 256 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ऐसे ही H प्लस और Cl का HCl का मोलर मास निकालना है तो मास ऑफ H प्लस मास ऑफ Cl, तो मास ऑफ H कितना है? मास ऑफ H होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और Cl का एटॉमिक मास 30.5, तो कितना हो गया? 36.5 ग्राम पर मोल। मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ए ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का वह ग्रुप जिसमें कितने मेंबर हो? 6.022 into 10 to the power 23, या तो वो एटम हो, नहीं तो मॉलिक्यूल्स हो, नहीं तो आयन। इनका जो यह ग्रुप होता है उसी ग्रुप के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? 1 मोल सब्सटेंस कहते हैं। यानी आप अगर आपसे पूछता है कि 1 मोल किसे कहा जाता है तो आप कह दीजिए कि दैट ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप जिसमें कितने पार्टिकल हो? 6.022 into 10 to the power 23, या तो एटम होंगे, नहीं तो मॉलिक्यूल होंगे, नहीं तो आयंस होंगे। इनका जो यह ग्रुप होता है उसे हम 1 मोल कहते हैं या ए मोल कहा जाता है। जैसे 1 मोल एटम में कितने एटम होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 एटम। ध्यान दीजिए, अगर 1 मोल में एटम पूछता है तो इतने एटम कहेंगे। 1 मोल में मॉलिक्यूल कहता है तो उतना ही मॉलिक्यूल कहेंगे, और 1 मोल में ऑक्सीजन कहता है तो उतना ही ऑक्सीजन हम कहेंगे। तो 6.02 into 10 to the power 23 इज एवोगाद्रो नंबर। क्योंकि एवोगाद्रो ने इस नंबर के इस टर्म की खोज की थी, इसलिए इस नंबर को क्या कहते हैं? एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। तो कोई आपसे पूछता है कि 1 मोल हाइड्रोजन में, 1 मोल ऑक्सीजन में, 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 मोल आपके पोटाश एलम में, 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर में कितने एटम होते हैं? तो कितने एटम होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 एटम होंगे। एटम कहेगा तो एटम नाम दे देंगे, मॉलिक्यूल कहेगा तो मॉलिक्यूल नाम देंगे, आयन कहेगा तो आयन नाम देंगे। 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज मास अप टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अगर इसके 1 मोल में जितने भी मास होते हैं इक्वल टर्म के, जितने भी टर्म के वो मास दिए जाएंगे उनको ग्राम में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कहा जाता है। अब चलिए इसके फार्मूले की बात करते हैं कि इन टर्म में कैसे मोल निकालेंगे, मोलर मास कैसे टर्म निकालेंगे, इनके बारे में। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास, आपको मास गिवन किया होगा, क्योंकि इस पे अभी बेस्ड हम क्वेश्चन भी देखेंगे। आपको मास गिवन किया होगा और प्लस मोलर मास। तो मोलर मास तो आपको याद होना चाहिए और गिवन मास आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों का रेशियो निकालेंगे आपको मोल पता चल जाएगा। या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए रहेंगे, अगर पार्टिकल मास दिया है, गिवन मास दिया है, तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। और अगर मास के जगह नहीं मास देगा तो क्या दे देगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर से भी डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ टर्म्स को, पार्टिकल्स को कैपिटल N से, और एवोगाद्रो नंबर को n0 से प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब
परसेंटेज ऑफ एनी एटम इन गिवन कंपाउंड, किसी कंपाउंड का परसेंटेज अगर बताना है किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के या एटम का किसी कंपाउंड के लिए परसेंटेज बताना है, तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 से इंटू करा देंगे तो आपको परसेंट पता चल जाएगा कि कितने ग्राम टर्म में क्या क्या मिला हुआ है। ये सिंपल सा वर्ड है। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम, आयरन का एटम बताना है। पीस ऑफ आयरन वेटिंग, कितने ग्राम आयरन है? 2.8 ग्राम। 2.8 ग्राम आयरन में कितने एटम होंगे आपको बताना है, जबकि आयरन का एटॉमिक मास कितना यूनिट है? 54 यूनिफाइड मास है, 54 यू है, 54 यू है। चलिए अच्छा, 1 मोल ऑफ आयरन में कितने ग्राम का होता है? 56 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन। ये 56 नहीं, ये 54 है ना, 56 है, 54 नहीं है, 56 है। तो 1 मोल ऑफ आयरन 56 ग्राम है। अब 1 ऑफ मोल आयरन एलिमेंट कंटेंस कितने एटम्स कंटेन किए रहेंगे? ये 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ये कांटेक्ट किए होंगे। तो अब ध्यान देंगे 56 ग्राम ऑफ आयरन में इतने एटम हैं, तो 2.8 ग्राम में कितने एटम होंगे? तो हम क्या करेंगे, 56 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 56 अपान में हो जाएगा और 2.8 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? 2.8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ हम जब 56 को 2.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इससे ये, अगर हम डिवाइडेशन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2, तो ये 0.2 हो गया। तो ये हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं 28 की बात करते हैं तो ये 0.1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स में। अब यहाँ 0.8 है और ये 2 है, 2 से फिर हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे और एक हमारा 22, यानी आपका 2.8 ग्राम में कुल कितने एटम होंगे? 2.8 ग्राम में 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स होंगे। अब बात करते हैं मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। अब ध्यान दीजिए, अब हमें मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस बताना है। कब? जब हमारे एटम्स दिए रहेंगे तब। तो अभी एटम नहीं दिया था तो हमारा टर्म था नॉर्मल, हमारे वेट दिया था तो हमको एटम निकालना था। अब हमारा क्या दिया हुआ है? एटम दिया हुआ है तो वेट निकालना है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस कितना दिया है? 5.32 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम, इतना हमारा मास है। तो मास ऑफ 6.02 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, एक मोल में आपके इतने टर्म हैं तो 5.3 ग्राम में कितने होंगे? तो 5.3 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका लगभग कितने ग्राम आएगा? 32 ग्राम आएगा। ऐसे ही दिया है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल इंटू N2 गैस। मास बताना है 0.5 मोल का N2 गैस का। तो सबसे पहले 1 मोल ऑफ N2 में ग्राम मोलर मास ऑफ द N2 कितना हो जाएगा? अच्छा ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। अभी हम लोगों ने कई बात किया है, देखो ये एक नाइट्रोजन एटम का 14 होता है, तो यहाँ नाइट्रोजन एटम कितने हैं? 2 हैं, तो 14 का डबल हो जाएगा कि नहीं? 28 ग्राम हो गया। अच्छा 0.5 मोल में 0.5 मोल का पूछ रहा है, तो एक मोल में कितने ग्राम है? 28। तो हाफ मोल में कितने हो जाएंगे? तो 28 का हाफ हो जाएगा, कितना आएगा? 14। तो ये टर्म निकला। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंट इन 8 ग्राम। 8 ग्राम ऑक्सीजन में कुल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ये हमें पता करना है। तो ध्यान दीजिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये कितने में है? एक ग्राम के लिए है, एक मॉलिक्यूलर टर्म के लिए है। तो 32 ग्राम टोटल अगर हम बात करते हैं एक मोल में आपके एक मोल में कितने एटम्स हो गए? 0.22 इंटू 10 टू द पावर 23। और एक मोल कितने ग्राम के बराबर होता है O2 के? 32 ग्राम। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के एक एटम का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना? 16। तो ऑक्सीजन डबल है, तो डबल ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा? 32। यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो 8 ग्राम में कितने होंगे? तो 8 ग्राम में क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ टर्म से 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जब इस टर्म का डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिए 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू क्या हो गया 8, और अपान कितना हो जाएगा 32। तो ये 8 बन जाए 8 और 8 4 जाए 32, और 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.51 इंटू 10 टू द पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स आएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर।